नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और ये दोस्तों एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चनों वाली क्लास है और ऐसी क्लास है जो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। जो हमारा ये सीजी पुलिस में जो है उप निरीक्षक की भर्ती हो रही है, इसके साथ ही साथ सामान्य अध्ययन के जितने भी प्रश्न हमारे इस देश में हो रही परीक्षाओं में आते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लास अति महत्वपूर्ण है। आप देखिए, और ये टॉप 50 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो एनसीईआरटी से बिल्कुल पूरी तरह से रिलेटिव हैं और जिन्हें आपको देखने के बाद लगेगा कि हाँ, हमारे एग्ज़ाम में ऐसे ही प्रश्न आते हैं। और अब की बार आने वाली आपकी परीक्षा में आपको जो है इसमें इतिहास भी कवर किया गया है और साथ ही ये जो यहाँ पे जितनी भी घटनाएं महत्वपूर्ण हैं, इन सभी घटनाओं को इसमें ऐड किया गया है। आइए उन प्रश्नों को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? तो ये जमशेदपुर को कहा जाता है। ऐसे ही सेम पूछ लिया जाता है। किसके आह्वान पर मुस्लिम लीग मुस्लिम मुक्ति दिवस मनाया था? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना के आह्वान पर मुस्लिम लीग ने मुस्लिम मुक्ति दिवस उन्होंने मनाया था। और बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्तों? तो बाबर की मृत्यु हुई थी आगरा में। और भूदान आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था? तो ये दोस्तों पोचमपल्ली है। ये उस समय आंध्र प्रदेश में था, लेकिन 2 जून 2014 के बाद जब आप देखें तेलंगाना अस्तित्व में आया, कब आया? तो 2 जून 2014 को तेलंगाना अस्तित्व में आया, एक नए राज्य के रूप में स्थापित हुआ। तब ये जो है स्थान कहाँ चला गया है? अब तेलंगाना में चला गया है। भूदान आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ है? तब आप उत्तर लगाना है, तेलंगाना में हुआ है। ठीक है दोस्तों, अमृतसर का पुराना नाम क्या है? तो आप गुरु रामदास को तो जानते ही हैं, गुरु अमरदास को भी आप जानते हैं। तो गुरु रामदास जो है, ये रामदास से आप सीधे लिंक करें अमृतसर शहर को। अमृतसर का पुराना नाम था रामदासपुर। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल पे आप दोस्तों इसके पहले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट हिंदी के लाए गए हैं, जिसमें हिंदी व्याकरण की बहुत ही प्यारी क्लास है, जिसको देखने से आपको उसमें विस्तृत अध्ययन कराया गया है। आपको सभी जो उसमें ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस पे भी चर्चा की गई है। जो आपकी परीक्षा में आने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप उन सभी लेक्चर्स को सुने, जिससे आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपने अभी तक दोस्तों हमारे जो है विश्व इतिहास को नहीं देखा है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री की आप क्लासेस देखिए। अमेरिका की स्वतंत्रता क्रांति बहुत अच्छे से उसमें आपको समझाया गया है। अमेरिका किस प्रकार से वहाँ पे मौलिक अधिकारों का जन्म होता है, उसके बारे में विस्तृत अध्ययन आपको कराया गया है। और इसके साथ में आप भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम, भारत के इतिहास को भी हमारे चैनल पे देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें पूरी दिल्ली सल्तनत आपको कवर कराई गई है। दिल्ली सल्तनत के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको परीक्षा में मिलते हैं, उस क्लास से आप कंप्लीट कर पाएंगे। आप जनवरी 2021 के दिसंबर तक के, जनवरी से लेकर दिसंबर के सभी करंट अफेयर अपलोड हैं दोस्तों, आप उन्हें भी जरूर देखें। और आप इसके साथ में आप देखिए कि जो एनसीईआरटी बेस्ड हमारे ये क्वेश्चन हैं, इसमें तुलसीकृत रामायण किस भाषा में था? तो ये तुलसीकृत रामायण कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो ये तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में लिखा है। विशिष्टा द्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसको रामानुज जी ने किया था। विशिष्टा द्वैतवाद को रामानुज ने इसका प्रतिपादन किया था। भारत को सर्वाधिक स्वर्ण का निर्यात, सोने का निर्यात कौन सा देश करता है? तो ये स्विट्जरलैंड दोस्तों करता है सर्वाधिक स्वर्ण का निर्यात। और भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये कहा जाता है स्ट्राम्बोली, जो ज्वालामुखी है, इसे कहा जाता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। और विश्व में सबसे लंबी रेलवे लाइन दोस्तों कौन है? तो ये है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है। और इसमें कितने टाइम जोन आते हैं दोस्तों? तो इसमें 11 टाइम जोन आते हैं। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ट्रांस साइबेरियन जो रेल मार्ग है, ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है और इसमें 11 टाइम जोन आते हैं। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है दोस्तों? तो अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? इनका कार्यकाल आप जानते हैं कि 6 वर्ष का होता है, या कि 6 वर्ष, और 6 वर्ष से पहले अगर इनकी 65 साल की उम्र पूरी हो जाती है तो भी इनको रिटायर कर दिया जाता है, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं। सबसे पहले किस न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया लाई गई थी दोस्तों? कि बी रामास्वामी के विरुद्ध सर्वप्रथम जो है
महाभियोग की जो है प्रक्रिया लाई गई थी। और इसके बाद देखें कि गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड किसने दिया था, तो ये मुगल सम्राट जो है जहांगीर ने दिया था। जहांगीर का जो है पूरा मुगल इतिहास हमारे चैनल पे आप पढ़ें, आपको पूरा मुगल इतिहास के सभी महत्वपूर्ण सीरीज फैक्ट वाइज आपको पूरे एक एक शासकों के बारे में बताया जाएगा। बहुत ही जल्दी ये क्लासेस भी अपलोड होने वाली हैं दोस्तों। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, ये हीरा लाल जी कानिया थे। ये 26 जनवरी 1950-51 में जो है बनाए गए थे। हीरा लाल जी कानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी और सीने में लगी एक एक गोली ब्रिटिश साम्राज्य के लिए खतरनाक सिद्ध होगी। इसको किसने कहा था दोस्तों, तो इसको लाला लाजपत राय जी ने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी लाठी का एक एक जो है घाव ये ब्रिटिश साम्राज्य के शासन में कील साबित होगा। और उसके बाद से जो है भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की ललक और ज़्यादा तेज हो जाती है। उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 124 के तहत उच्चतम न्यायालय का गठन किया जाता है। दोस्तों आदि मानवों ने किस पत्थर से आग लगाई थी। अब सबसे पहले आग का जो आविष्कार आप देखते हैं कि ये आग का जो आविष्कार हुआ है ये जो है आदि मानवों ने सबसे पहले तो कच्चे मांस ही खाते थे, लेकिन जब ये चकमक पत्थर जो थे उसके ऊपर इन्होंने आपस में जो है दोनों को लड़ाया तब इसमें आग आई और फिर ये भुजा हुआ मांस भी खाने लगे। आज जो आप कुरमा फ्राई करवा करवा खाते हैं वो जो है ये आग का आविष्कार आदि मानवों ने इसी चकमक पत्थर से किया था। इसे अब आपको याद रहने वाला है, चकमक पत्थर से आदि मानवों ने जो है आग का आविष्कार पहली बार किया था। विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों, तो ये जो है देश है। देश के बारे में पूछें तो भारत आएगा और राज्य के बारे में पूछें तो हमारा उत्तर प्रदेश जो है ये गन्ने के उत्पादन में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन कोई करता है तो ये उत्तर प्रदेश करता है। दोस्तों ये बार बार जो है एग्जाम में आ जाती हैं कि मेघा पाटेकर का संबंध किस आंदोलन से है, तो जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है ये नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध मेघा पाटेकर जी से है। स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है दोस्तों, तो यह कथन बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि अंग्रेज जो है पूरी तरह से भारत में हावी थे और इसलिए उन्होंने कहा कि भाई स्वतंत्रता तो हमें मिलनी ही चाहिए। कांग्रेस के बनारस अधिवेशन जो 1905 में हुआ था दोस्तों, इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। ये गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 के अध्यक्ष थे। आपको याद इसलिए रहेगा कि 1905 में ही लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था और ये विभाजन 1911 में जो है जब वहाँ के जो है जॉर्ज पंचम वहाँ के राजा जी, वहाँ के सम्राट महोदय यहाँ भारत आए तो उन्होंने इसको जो है बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। लेकिन वो बंगाल विभाजन ऐसा हुआ कि अंग्रेज़ों ने उसको जो है वहाँ तो रद्द किया, लेकिन जब 1947 में बंटवारा हुआ तो उसको पूर्वी पाकिस्तान उन्होंने बनाया। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जी कानिया जी को आप जानते ही हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित ये संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना होती है दोस्तों, ये सेकेंड वर्ल्ड वार का जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होता है तब इसकी स्थापना होती है और 24 अक्टूबर जो है 1945 आपको याद रखना है, 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। वर्तमान में इसमें भी 193 देश हैं, इसे भी आपको याद रखना है। जो है आगे देखते हैं कि पहली भारतीय महिला कौन थी जिन्हें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला, तो ये किरण बेदी जी को मिला था 1994 ईस्वी में। ये पहली भारतीय महिला है जिन्हें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सॉरी दोस्तों सम्मानित किया गया था। गारो खासी जयंतिया नामक जनजातियां जो हैं ये कहाँ पाई जाती हैं, ये गारो खासी जयंतिया, इसके बारे में बार बार पूछा जाता है। तो ये जो जनजातियां हैं दोस्तों ये मेघालय में पाई जाती हैं। मेघालय के बारे में भी आप देखेंगे कि असम पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत 1972 में असम से अलग करके कौन सा राज्य बनाया गया था, तो ये वही मेघालय है जिसे जो है असम पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत अलग किया गया था। और इसी मेघालय में सबसे ज़्यादा गारो खासी जयंतिया नामक जो जनजातियाँ हैं
ये यहीं पर पाई जाती हैं। सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों किस राज्य में है? ये उड़ीसा के मयूरभंज जिले में है सिमलीपाल वन अभ्यारण्य, इसे आपको याद रखना है, जहाँ पे आग भी अभी हाल ही में लगी हुई है, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों ये बिम्स्टेक में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? कि ये 7 है दोस्तों। अब जो है भारत, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, थाईलैंड, नेपाल, इसका अगर फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाए तो बहुत बड़ा इसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल। आप ये देखते हैं तो ये जो है बंगाल की खाड़ी वाला रीजन है, ये अरब सागर का रीजन है। तो इस रीजन में आप देखेंगे यहाँ पे श्रीलंका है, ठीक है। इधर जो है इधर तटीय रीजन में आप देखें कि म्यांमार आपको यहीं पे मिल जाएगा, बांग्लादेश यहाँ पे लगा ही है, भूटान, थाईलैंड बिल्कुल इधर है, नेपाल भी जो है इसका जो है सदस्य है। तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाता है दोस्तों वे ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल की खाड़ी से जो लगे हुए देश हैं, जो बंगाल की खाड़ी के जल का इस्तेमाल करते हैं, ये बंगाल की खाड़ी है और ये अरब सागर है। तो इन्हीं देशों को मिलाकर एक संगठन बना है जिसका नाम है बिम्स्टेक, जिसमें भारत, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, थाईलैंड, नेपाल, ये सभी जो है इसके सदस्य हैं। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है। ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो पंडित रविशंकर जी को आप जानते हैं। पंडित रविशंकर ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। और रैमन मैग्सेसे के लिए तो किरण बेदी को भी आपने पढ़ा ही है तुरंत के तुरंत। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं ल्यूकोसाइट किन रक्त कणों को कहा जाता है? तो ये श्वेत रक्त कण जो हैं इनको ल्यूकोसाइट कहा जाता है, और जो लाल रक्त कण हैं इन्हें एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। ये एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, आप इनको जरूर याद रखें दोस्तों। आगे देखिए कि दुनिया में वैट लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? तो दोस्तों फ्रांस था। फ्रांस के बारे में आप अच्छी तरीके से प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आपने हमारी क्लास में पढ़ा है। अगर फर्स्ट वर्ल्ड वार आपने नहीं पढ़ा है तो उसको भी हमारे चैनल पे पढ़ें, बहुत अच्छे से समझाया गया है। और फर्स्ट वर्ल्ड वार को ख़त्म जो है के बाद शांति बनाने के लिए जो पेरिस का जो है शांति सम्मेलन हुआ था 1919 में, उसके बारे में फ्रांस के राष्ट्रपति क्लीमेंसो के बारे में बहुत अच्छे चर्चा की गई है। आप फ्रांस को जरूर याद रखें। ये वैट लागू करने वाला पहला देश है। और औद्योगिक क्रांति भी जो है इंग्लैंड के बाद इसी फ्रांस और जर्मनी रीजन में हुई थी। भारत में वैट लागू करने वाला राज्य के बारे में अगर चर्चा किया जाए तो आपको हरियाणा याद रखना है कि हरियाणा जो है ये पहला राज्य था, लेकिन हमारे यहाँ इन सभी को ख़त्म करके अब क्या लागू कर दिया गया है? जीएसटी। और जीएसटी सहित भारत की सभी योजनाओं के बारे में विस्तृत चर्चा की गई है हमारी क्लास में। प्लेलिस्ट में जाएं दोस्तों और केंद्र सरकार की योजनाओं वाली क्लास जरूर देखिए। जंतर मंतर स्मारक किसने बनवाया है? इसको सवाई जयसिंह ने बनवाया था। नगर निगम घोषित करने के लिए कितनी जनसंख्या का होना आवश्यक है? तो कम से कम 5 लाख की जनसंख्या नगर निगम घोषित करने के लिए आवश्यक होती है। और जब इतनी जनसंख्या आपके शहर की हो जाए तो आप बिल्कुल मांग करिए कि राज्य सरकारें नगर निगम आपके क्षेत्र को घोषित करें। बांटो और भाग जाओ, ये भी नारा जो है दिया गया था। तो ये नारा दिया था मुस्लिम लीग ने दोस्तों, क्योंकि मुस्लिम लीग जो है मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में पूरी तरह से ये भारत को, अगर ये मुस्लिम लीग हम लोगों से मिलकर रहती और उस समय के हमारे तत्कालीन राजनयिक इससे मिलकर रहते तो आज पाकिस्तान भी हमारा होता और बांग्लादेश भी हमारे पास होता और भारत तो होता ही और दुनिया के सबसे बड़े और सबसे मजबूत देशों में हमारी गिनती होती। लेकिन जो है बांटो और भागो, मतलब ये जो बांटने की विचारधारा है अंग्रेजों के पास तो कम थी, इन मुस्लिम लीग के मुस्लिम नेताओं के पास ज़्यादा थी कि उसको एक उन्होंने मुस्लिम राष्ट्र बनाया, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। और वहीं पे भारत क्या बनता है दोस्तों कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया भारत का नाम होता है। यही सब जो है बहुत उल्टी सीधी चीज़ें हुई कि एक तरफ तो एक स्टेट पूरी तरह से मुसलमानों के लिए बनाया जा रहा है एक राज्य, और वहीं पे दूसरा जो है देश जो बन रहा है वो धर्मनिरपेक्ष बनाया जा रहा है। ये बिल्कुल सही नहीं था, लेकिन अब जैसा भी है वो ठीक है। किस सुल्तान में चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाया था दोस्तों? जिसको इल्तुतमिश ने चलाया था। ये चांदी का टंका और तांबे का जीतल ये इल्तुतमिश महोदय दिल्ली सल्तनत में। आपको गुलाम वंश बहुत अच्छे से कंप्लीट कराया गया है। आप जो है गुलाम वंश की हमारी क्लास देखें जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश, बलबन आदि के बारे में बहुत अच्छे से इनके सभी कार्यों और इनके कारनामों के बारे में आपसे चर्चा की गई है, जो सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, उन्हीं को उस क्लास में लिया गया है।
इको मार्क योजना कब प्रारंभ हुई दोस्तों? तो इको मार्क मतलब जो पर्यावरण के लिए ऐसे उत्पाद जो अनुकूल हों उन्हीं को इको मार्क दिया जाता है। तो इसकी शुरुआत जो हुई थी दोस्तों 1991 में हुई थी, और ये आपको याद कैसे रहने वाला है? तो इसी समय 1991 में हमारे जो है प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की जो है तमिल के जो कुछ विद्रोही थे, तमिल मुनेंद्र कड़गम, ये सब जो आपने पढ़ा है वो श्रीलंका से आए हुए लोग थे, उन लोगों ने जो है इनकी हत्या कर दी थी। और सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित हैं दोस्तों? कि ये भरतनाट्यम से संबंधित हैं सोनल मानसिंह। और साकेत बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। साकेत को हमें ऐसा लगता है कि मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा होगा, लेकिन आपको याद कर लेना है जिसको मैथिली शरण गुप्त ने ही लिखा है। मैथिली शरण की गुप्त ये बहुत ही फेमस है, इसीलिए आपको याद रखना है। जैसे पद्मावत को आप याद रखते हैं, पद्मावत को मलिक मोहम्मद जायसी जी ने लिखा है, उसी प्रकार से साकेत को किसने लिखा है? तो मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। इन्हें आपको बिल्कुल याद रखें, ये एग्जाम में बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। ये दोस्तों जो है पेमा यांगत्से मठ किस राज्य में स्थित है? ये सिक्किम में स्थित है दोस्तों। और नामग्याल मठ ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इनको याद रखना है, लगते एक जैसे मठ हैं लेकिन पूछ लिए जाते हैं तो कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए आपको एक साथ यहाँ पे दिया गया है कि नामग्याल मठ जो है हिमाचल प्रदेश में है और पेमांग से मठ जो है सिक्किम में है। भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? तो KR नारायणन जी थे। और अभी वर्तमान में जो आप हमारे राष्ट्रपति जी को देख रहे हैं, ये राष्ट्रपति भी दलित वर्ग से ही आते हैं, और इसलिए जो दलित का जो पहला लोगो है इन्हें मिला, वो दलित जो है हमारे इस समय भारत के सबसे बड़े पद पर आसीन होने वाले राष्ट्रपति भी दलित हैं। जौनपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों? ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। ये गोमती आप जाएंगे तो लखनऊ अगर आपसे पूछा जाता है तो लखनऊ भी बिल्कुल वहीं पे है, और यहीं पे आपको सुल्तानपुर पूछ लिया जाए तो सुल्तानपुर भी बिल्कुल बीचों बीच से ये गोमती नदी बहती है। इसे आपको याद रखना है, ये उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। LAC जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है ये सीमा रेखा किस देश के बीच में है? तो दोस्तों भारत और चाइना के मध्य है LAC जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और 1858 ईस्वी के बाद भारत के गवर्नर जनरल को किस नाम से जाना जाने लगा? तो ये वायसराय बन गए दोस्तों, और उसके पहले ये गवर्नर जनरल हुआ करते थे। क्योंकि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम आपने हमारे चैनल पे नहीं देखा है तो आप पढ़िए, बहुत ही अच्छा मैप के साथ में आपको समझाया गया है। और जैसे ही 1857 का स्वतंत्रता संग्राम अंग्रेज बहुत ही निर्दयता और बर्बरता से दबा देते हैं, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था दोस्तों वो ख़त्म हो जाता है, और हमारे देश का शासन है ये एक परफेक्ट अंग्रेजों का उपनिवेश हमारा देश बन जाता है, और ये उपनिवेश है भारत। ये भारत जो है इससे पहले कंपनी शासन करती थी, और 1858 से जब ये महारानी विक्टोरिया के अंडर में चला गया तब इसका नाम गवर्नर जनरल से हटाकर वायसराय कर दिया गया है। इसे आपको याद रखना है। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस चलाई गई हैं। आप जो है जितने भी एग्ज़ाम अभी जो CG सब इंस्पेक्टर और MTS हवलदार आदि की भर्तियां जो हैं इसके लिए बहुत ही उपयोगी क्लासेस हैं, आप इनको जरूर देखें। जितने भी परीक्षाएं हैं उसके लिए रामबाण क्लास है दोस्तों। चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत कब हुई और कहाँ हुई? तो दोस्तों इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में 27 जनवरी 1931 की हुई। 1931 में इस पार्क अगर आपको कभी मौका लगे तो घूमने जाएं, वहाँ पे वो पार्क जो है बहुत ही अच्छा वहाँ लगता है। मैं तो कई बार वहाँ घूमने गया, और जब उनके पास अंग्रेज़ों से चारों तरफ से जब वो चंद्रशेखर आज़ाद जी घिर जाते हैं तो जो है उन्होंने अपने आप को अपनी बची हुई गोली से जो है शहीद कर लेते हैं, अपने आप को जो है ख़त्म कर लेते हैं। तो इनकी शहादत कहाँ हुई? तो अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में हुई, जिसका नाम अब क्या है? प्रयागराज है। इसका नाम बदल दिया गया है। तो कहाँ हुई दोस्तों? तो प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में हुई, जिसका पुराना नाम इलाहाबाद था। पेंटागोनिया का पठार किस महाद्वीप में है? तो दक्षिणी अमेरिका में है दोस्तों। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए सभी प्रश्नों को समाहित किया गया है। मुगल शासन में तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? तो तांबे के सिक्कों को जो आज आप किसी चीज़ का दाम पूछते हैं तो ये दाम से आप बिल्कुल इसको जोड़ के रखिए, इसका रिलेशन बना के रखिए कि मुगल शासन में तांबे के सिक्के को ही दाम कहा जाता था। दोस्तों सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ये न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। और बाल गंगाधर
गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा था? तो ये वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप दोबारा इसका रिवीजन करें, आपके दिमाग में बिल्कुल पूरी तरह से बैठने वाला है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? तो ये उच्चतम न्यायालय का जो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश होते हैं ये होंगे। उच्चतम न्यायालय का जो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, इसे आप बिल्कुल समझ लीजिए, मुख्य न्यायाधीश भी हो सकते हैं, और साथ ही उच्चतम न्यायालय के जो अन्य सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं वो भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हो सकते हैं। लेकिन ये जितने भी आयोग हैं, आप देखें किसी काम के नहीं हैं। जब कोई विपत्ति आ जाती है तो ये बिल्कुल साथ देने वाले नहीं हैं। अभी आप देखें कि ये मानवाधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्र संघ, ये सब कहाँ चले गए हैं? जब रसिया जो है यूक्रेन को चारों तरफ से अटैक कर रहा है, उसकी राजधानी में जो है कब्जा करने की स्थिति में है, पूरा यूक्रेन बर्बाद हो रहा है। और जो यूक्रेन 1991 के दौर में जब वहाँ के राष्ट्रपति हुआ करते थे बोरिस येल्त्सिन, तो बोरिस येल्त्सिन के समय में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, तो दोस्तों आप ये वाली क्लास भी हमारी देखें, सोवियत संघ का विघटन बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, विश्व इतिहास की समझ एक पैदा करेगी कि जब किस प्रकार से जो है सोवियत संघ जो यूएसएसआर था, वो यूएसएसआर जो है 15 राज्यों में टूटा, जिसमें एक स्वयं सोवियत रूस बचा, और बाकी आप जितने भी देश देखते हैं जो है, यूक्रेन भी उसी का पार्ट रहा, क्रीमिया भी उसी का पार्ट रहा, ये किर्गिस्तान भी उसी का पार्ट रहा। उसके बाद जब इसको ऊपर आप चलेंगे तो लाटविया, लिथुआनिया, ये सब इन्हीं के अंडर वाले बाल्टिक प्रदेश भी इन्हीं के पास थे, और इनके ऊपर इतना बड़ा जो है अटैक चल रहा है। और राष्ट्रीय मानव के अधिकार कहाँ गए? जो मानव का अधिकार इन लोग बताते हैं, ये कुछ नहीं, ये सब खाली एक नौटंकी हैं, ये जो है किसी काबिल के व्यक्ति इन लोग नहीं हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है, ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है, जनता को खाली बहलाने और फुसलाने के लिए, एक बहुत सारा फंड प्राप्त करने के लिए, लेकिन ये काम बिल्कुल करता वर्ता नहीं है। कंप्यूटर में यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? कि यूनिवर्सल सीरियल बस है, यूनिवर्सल सीरियल बस, इसका जो है यूएसबी का फुल फॉर्म है। हम लोग जाते हैं कि आजकल जितने भी मोबाइल हम लोग चार्ज कर रहे हैं उसमें यूएसबी पोर्ट ही आता है, तो यूएसबी पोर्ट का फुल फॉर्म भी आपको याद करना है, यूनिवर्सल सीरियल बस, जो आपको सीधा एग्जाम में आपके लिए पूछा जाने वाला है, इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था दोस्तों? कि ये सारनाथ में दिया था। सारनाथ कहाँ है? ये वही नगरी है जहां से जो है मोदी जी अभी सांसद हैं और भारत के प्रधानमंत्री जो है दूसरी बार भी बने हुए हैं। ये वाराणसी में है सारनाथ, और वाराणसी कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए कि वेदों की जो रचना हुई थी वो किस भाषा में हुई थी? तो संस्कृति में हुई थी दोस्तों, ये संस्कृत है, इसी संस्कृत भाषा में वेदों की रचना हुई है। और महात्मा बुद्ध और महावीर का संबंध किस जनपद से था? तो दोस्तों आप जो 16 महाजनपद वाला हमारा वीडियो एंशिएंट इंडिया का आप देखिए, उस एंशिएंट इंडिया में आपको ये मिलेगा कि जो वज्जी संघ है, ये वज्जी संघ एक जनपद था, उस जनपद से इन महात्मा बुद्ध जिन्होंने बौद्ध धर्म चलाया, ये भी एक बिगड़े हुए ठाकुर साहब हैं, और जो वैदिक जो है धर्म के कर्मकांडों से जो है ये नया धर्म चलाते हैं, और ये महावीर जो जैन धर्म चलाते हैं, ये भी सब एक जो है हिंदू धर्म के रक्षक ठाकुर जो कहे जाते हैं क्षत्रिय, ये वही क्षत्रिय हैं जो एक नया नया वंश चला रहे हैं और हिंदू धर्म को छत बिछत जो है करके नए नए संप्रदाय चलाए, और ये संप्रदाय खाली जो है वैदिक कर्मकांडों के विरोध में ही बनाया गया था। महावीर किस वंश के थे दोस्तों? ये महावीर जो है लिच्छवी वंश के थे, और जो अगर जनपद पूछ लिया जाता है तो ये दोनों वज्जी संघ से थे। ये सब राजकुमार लोग हैं, और इन राजकुमारों को जो है नया धर्म नया संप्रदाय जो है इन्होंने चलाया, जो आज पूरी दुनिया में ये प्रचारित है। और आगे देखिए भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये BN राव जी थे। जब हमारा संविधान जो है बन के तैयार हो रहा था तो BN राव जी हमारे संवैधानिक सलाहकार थे, इन्हें आपको याद रखना है।
भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? ये दिल्ली में हुई थी दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को। संविधान की बहुत महत्वपूर्ण क्लासेस चैनल पे अपलोड हैं दोस्तों। आप अपनी तैयारी के संपूर्ण मैटर पा सकते हैं, जो आप यहाँ एक एक जो है, ये तो सामान्य अध्ययन में सभी विषयों के लिए अति महत्वपूर्ण है, लेकिन आप उसमें अगर आपको विस्तृत अध्ययन करना है तो इन क्लासों को आप हमारे देखिए, आपको बिल्कुल बहुत ही मज़ा आएगा और परीक्षा के लिए एक नया कॉन्फिडेंस जनरेट होगा। शिमला समझौता किसके मध्य हुआ था दोस्तों? कि भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौता हुआ था भारत पाकिस्तान के मध्य। सार्क में कितने देश हैं दोस्तों? तो सार्क में 8 देश हैं, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान, ये सभी सार्क के 8 देश हैं। इनके बारे में पूछा जाता है तो इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इनको देशों को भी याद रखिए। और ये जितने देश हैं दोस्तों, ये सब कभी भारतीय उपमहाद्वीप में ही आते थे, और आज ये भारत उपमहाद्वीप का भारत अकेला बचा। बांग्लादेश भी नया देश बन गया जो है, पाकिस्तान भी, श्रीलंका भी, नेपाल भी, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान, ये सब जो है। और जब आप एंशिएंट इंडिया हमारी क्लासेस में पढ़ेंगे एंशिएंट इंडिया में, तो आपको पता चलेगा कि ये सब जो है यहाँ पे हमारे शासकों का भी कब्जा हुआ करता था। रजत क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? कि अंडा उत्पादन से है। और ये क्रांतियाँ बार बार एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, इसलिए सभी क्रांतियों को आप देख लीजिए कि रजत क्रांति का संबंध अंडा से है, जिसको हम उबाल के जो है बहुत लोग खाते हैं। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य मछली के उत्पादन से है, कि मछली कहाँ रहती है? जल में रहती है, और जल जो है नीला नीला दिखता है। तो अगर नीला दिखे तो आप समझ लीजिए कि नीली क्रांति अगर होगी तो उसमें मछली जरूर पाई जाएगी। और अगर भूरी क्रांति हो गई तो जमीन जो है आपकी मिट्टी, ये उर्वरक उत्पादन से संबंधित था भूरी क्रांति। और श्वेत क्रांति, तो आप देखिए कि सफ़ेद सफ़ेद गैया कितनी सुंदर लगती हैं, तो ये सफ़ेद सफ़ेद गाय क्या देगी? दूध देगी। तो ये दूध उत्पादन से संबंधित थी जो है श्वेत क्रांति। और बादामी क्रांति कौन सा है दोस्तों? कि खा पू के बिल्कुल पुष्ट हो जाओ, हष्ट पुष्ट रहो। तो बादाम जो है, ये जो है मसाला उत्पादन से संबंधित है बादामी क्रांति का। और जब गुलाब की बात आ जाए तो गुलाबी क्रांति भी जो है झींगा मछली के उत्पादन से रिलेटिव है। और पीली क्रांति अगर पूछ लिया जाए तो जो है तेल जो है, तिलहन और सरसों जो है, ये सरसों उत्पादन से संबंधित है पीली क्रांति, चूँकि तेल तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर काली क्रांति पूछ लिया जाए तो काली के लिए कोयला से काली होता है, और ये जो है काला कोयला आपको याद रखना है कि काली क्रांति का संबंध कोयले से। तो ये क्रांतियाँ पूछ ली जाती हैं, कोई भी एक क्रांति आपसे पूछी जाएगी एक प्रश्न पत्र में, तो आप जो है सभी क्रांतियों को अपने दिमाग में बैठा के रखें। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, बिल्कुल ये टॉप 50 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जिसमें आपको जो है ताजमहल के पीला होने का कारण आपसे पूछा जाता है, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है, ये सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ताजमहल जो हो रहा है, इसका रंग जो है पीला होते जा रहा है। सबसे नरम धातु कौन सी है दोस्तों? तो नरम में तो सबसे जो है सोना है, लेकिन अभी जो है सबसे ज़्यादा महंगी अगर देखा जाए तो जो है सामान्य लोगों के लिए तो बहुत ही महंगा सोना है, जो 50-60 हज़ार के ऊपर चल रहा होगा। आगे देखिए दोस्तों कि भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ? तो 1966 से 68 के दरमियान हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ भारत में। और हरित क्रांति से जो है गेहूं उत्पादन बहुत चरम स्तर पर हुआ। वेद त्रयी किन किन वेदों को मिलाकर कहा जाता है? तो ये जो हमारा ऋग्वेद है, सामवेद है और यजुर्वेद है, इन तीनों को वेद त्रयी कहा जाता है दोस्तों। इसमें से एक जो एब्सेंट है दोस्तों, उसी को आपको मान लेना है कि वो जो है ये वेद त्रयी में नहीं आता। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ठीक है दोस्तों। और कौन नहीं आता? तो इसमें कौन नहीं है? तो अथर्ववेद इसमें नहीं है, ये अथर्ववेद जो है वेद त्रयी में नहीं आता है। जैन धर्म का पहला तीर्थंकर कौन था दोस्तों? जैन धर्म के पहले तीर्थंकर जो थे वो ऋषभदेव महोदय थे। ये जैन धर्म के पहले तीर्थंकर आपसे पूछे जाते हैं। और महाभाष्य किसने लिखा है दोस्तों? तो ये महाभाष्य पतंजलि जी ने लिखा है। ये पतंजलि जी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आज पूरी दुनिया में अगर योगा जो है फेमस हो रहा है और 5 जून को आप योगा डे भी मनाते हैं, तो इसमें पतंजलि जी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। और महाभाष्य भी उन्होंने ही लिखा है। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो चूंकि जैसे अभी नीति आयोग का जो मुख्य अध्यक्ष होगा वो प्रधानमंत्री होगा, उसी प्रकार से योजना आयोग के जो पहले जो है अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, मतलब फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया।
हर्यक वंश का संस्थापक पूछ लिया जाता है तो ये बिंबिसार महोदय थे। कांग्रेस पार्टी का विभाजन कब हुआ दोस्तों? तो 1907 में जब ये नरम दल और गरम दल में बढ़ जाती है, तो ये जो नरम और गरम दल हैं, यही है कांग्रेस पार्टी का विभाजन। ये जो है 1907 में सूरत अधिवेशन में जो है हुआ था, सूरत में। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? तो आप जो प्रायद्वीपीय भारत देखते हैं कि ये वाला भारत जो ये रीजन लगा हुआ है साउथ इंडिया वाला, बिल्कुल समुद्र ये इधर अरब सागर से लगा हुआ है और इधर बंगाल की खाड़ी लगी हुई है। तो ये जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, तो ये कौन सी है दोस्तों? ये गोदावरी नदी है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। और बाबर की अंतिम विजय कब हुई थी दोस्तों? तो ये बाबर की जो अंतिम विजय हुई थी, ये घाघरा का युद्ध था। इसमें 6 मई 1529 को ये बाबर की अंतिम विजय मानी जाती है। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529। और बाबर का पहला युद्ध आपसे पूछ लिया जाता है तो कौन सा है? वो पानीपत का पहला युद्ध है। पानीपत का युद्ध कब हुआ था? तो ये जो है दोस्तों 1526 में हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश के अंतिम शासक हो जाते हैं। इसी के बाद इब्राहिम लोदी को जो है युद्ध के मैदान में ही मार दिया जाता है। और इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत के ऐसे शासक हैं जो युद्ध मैदान में मारे जाते हैं। इससे पहले युद्ध मैदान में मारा जाने वाला कोई शासक नहीं था। छोड़ के भले भाग गए, हुमायूं भी छोड़ के भाग गया बाद में आप देखें, लेकिन वो फिर से जो है ये यहाँ पे मुगल वंश को स्थापित कर लेता है। पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। आप हमारी दिल्ली सल्तनत वाली क्लास देखें, लोदी वंश को बहुत अच्छे से उसमें आपको कवर किया गया है। आप लोदी वंश ही नहीं, इसके पहले आप जो है सैयद वंश को भी अच्छे से देखें, तुगलक वंश को भी देखें, और उसके बाद जो है खिलजी वंश को भी देखें, और उसके बाद आप गुलाम वंश को भी देखें। जो है इब्राहिम के बाद में आप जो है मच्छीवाड़ा का युद्ध देखिए कि ये चौसा की जो लड़ाई है, ये चौसा की लड़ाई कब और किसके मध्य हुई थी? तो 1539 ईस्वी में दोस्तों शेर शाह सूरी और हुमायूं के मध्य हुआ था। ये जो कन्नौज और बिलग्राम के जो युद्ध हैं, ये जो है इन्हीं से रिलेटिव हैं। और शेर शाह सूरी जो है, शेर शाह सूरी हुमायूं के मध्य हुआ था। और इसी के बाद से आप देखें कि शेर शाह सूरी लगातार आप जो है 1555 तक इन लोग रहते हैं। उसके बाद शेर शाह सूरी के वंशज जो है बहुत ही अयोग्य साबित होते हैं, जिससे फिर से गुलाम जो है ये मुगल वंश हमको देखने को मिलता है। और ये लगातार 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बहादुर शाह जफर तक आप देखेंगे कि ये इन लोग रहते थे। और बाद में इनको जो है कुतुब मीनार के पास जो है छान या मड़ही बना दी जाती है, उसमें वहाँ पे इनको रहने के लिए मजबूर कर देते हैं अंग्रेज। इनकी बहुत ही दुर्गति कर देते हैं। मच्छीवाड़ा का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो 15 मई 1555 ईस्वी को हुमायूं इसमें विजयी रहा। और इसके बाद आप देखें कि पुनः एक बार जो है मुगल वंश फिर से आ जाता है। अगर इसी को जो है शेर शाह सूरी ने इसको मृत्यु दंड दे दिया होता, तो आप देखिए कि फिर से शेर शाह सूरी के वंशजों को जो है हम लोग सूरवंश के शासन हमारे देश में बहुत ज़्यादा रहते, जिसके कारण से हुमायूं जिंदा रह गया और फिर से ये जो है निर्वासन काल अपना बिताता है। और उसी निर्वासन काल के दौरान 1541 में आप देखें कि जो है 1542 में जो है अकबर का जन्म होता है हमीदा बानो बेगम के गर्भ से। और हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है दोस्तों? ये दिल्ली में स्थित है। जो है इनके निर्वासन काल को भी बहुत अच्छे से समझाया गया है। ये हमारी क्लास दोस्तों आपको कैसी लगी? आप हमारे चैनल पे सभी विषयों की तैयारी करिए। आपको बहुत जल्दी सेकेंड वर्ल्ड वार वाला भी वीडियो देखें। और आप हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं, आप उनका अध्ययन जरूर कीजिए। और अगर आपका नेट का सपना है तो नेट का सपना के लिए आप हमसे जुड़ें। हमारे टारगेट बैच 2022 है, जिसमें आपको हिंदी पेपर 2 के सभी यूनिट्स कंप्लीट कराए जा रहे हैं। आप उनसे जुड़िए। और हिंदी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का खजाना, ये जो हमारा खजाना ये 5 रहा सामान्य अध्ययन का, आप इसके पहले के 4 जो हमारे खजाने हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्न, अगर आपने इनको देख लिया तो आप जो है सामान्य अध्ययन में एक अच्छा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा, जिससे आप परीक्षा में और ज़्यादा मजबूती से परीक्षा का सामना करेंगे और अपने लिए एक सीट प्राप्त करेंगे। आइए लक्ष्मी जी का आशीर्वाद लेते हुए आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।